गुड मॉर्निंग क्लास 6। जैसा कि आपको पता होगा कि एसएसटी में 3 यूनिट दिया गया है, एक हिस्ट्री, एक सिविक्स और एक ज्योग्राफी। तो तीनों यूनिट में मैंने एक एक लेसन आपको पढ़ाया है। और तो इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी यूनिट से चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 में आपको क्या पढ़ना है, तो मैं बता दूं आपको कि चैप्टर 2 में आपको ग्लोब, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स पढ़ना है। यही आपके चैप्टर का नाम है कि ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब आप देखे होंगे कि अपने स्कूल के ऑफिस में भी या फिर अन्य जगहों पे। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब एक पृथ्वी का एक मॉडल है, ठीक है ना, एक पृथ्वी का एक नमूना है। जैसे आप बच्चों को देखते हैं किसी न किसी टॉय से खेलते हैं, जैसे उनके पास कार है तो कार से खेलते हैं। तो कार क्या है? कार भी एक बड़े कार का एक नमूना होता है। तो बच्चे उसी में उलझ जाते हैं और उसी से खेलने लगते हैं। तो जस्ट हमें यहाँ ग्लोब से खेलना नहीं है, बल्कि ग्लोब से हमें अपने धरती के बारे में जानना है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को कि इस चैप्टर में ग्लोब, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में क्या दिया हुआ है। इन चैप्टर 1 वी हैड स्टडीड इन डिटेल अबाउट द सेलेस्टियल बॉडीज़। जैसा कि चैप्टर 1 में मैंने आपको बताया है कि हमारे जो सोलर सिस्टम में जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, यानी कि आकाशीय पिंड हैं, उनके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। तो वी हैड ऑल्सो लर्न डैट मस्ट ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज़ आर ऑलमोस्ट राउंड इन शेप। और हमने ये भी सीखा है, हमने ये भी जाना है कि मोस्टली जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जितने भी मतलब आकाशीय पिंड हैं, वो सब क्या हैं? वो सब आकार में गोल होते हैं मोस्टली, है ना। तो मोस्टली जैसे हमारी धरती है तो धरती भी गोल है, सूरज है तो वो भी गोल है, चंद्रमा है तो वो भी गोल है। The earth is almost spherical in shape and it is described as a geoid meaning earth shaped, है ना। तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी करीब करीब गोलाकार है ना। पृथ्वी का आकार गोलाकार है और इसको डिस्क्राइब किया गया है जियोइड के रूप में, है ना, जियोइड के रूप में, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का आकार, ठीक है ना। अर्थ शेप्ड मतलब पृथ्वी का आकार, ठीक है। तो इट लुक्स लाइक एन ऑरेंज दैट इज बल्गिंग एट द इक्वेटर एंड स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। और ये कैसा दिखता है? तो यह एक संतरे के समान दिखता है। जी हाँ, जो संतरा हम लोग खाते हैं उसी संतरे के समान दिखता है। जैसा कि आप देखते हो कि संतरे के ऊपर में और नीचे में दोनों भागों में थोड़ा दबा हुआ रहता है, थोड़ा लगता है कि फ्लैट है ना। तो ठीक उसी तरह से हमारी धरती भी नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे दोनों ही भागों में थोड़ी सी चपटी है ना। और इक्वेटर पे, इक्वेटर उसको कहते हैं जो हमारे धरती को 2 बराबर भागों में बांटता है। जैसा कि आप ग्लोब में देख सकते हैं कि सबसे बीच में जो लाइन है जो ग्लोब को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है वो इक्वेटर कहलाता है, ठीक है। इक्वेटर को हम लोग हिंदी में भूमध्य रेखा कहते हैं। Since the size of the earth is very large, so to understand or teach about the location of continents and ocean on the earth is very difficult। चूँकि हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है, इतना विशाल है कि इसको समझ पाना और इसके बारे में पढ़ पाना, कोई भी कॉन्टिनेंट की क्या स्थिति है, कोई भी महादेशों की क्या स्थिति है, कोई भी महासागरों की क्या स्थिति है, उसका सही लोकेशन क्या है, ये जान पाना थोड़ा कठिन है। थोड़ा नहीं, बहुत ही कठिन है ऐसे, है ना। तो हेंस द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट एक्यूरेट वे टू रिप्रेजेंट द अर्थ इज़ टू मेक ए मॉडल ऑफ इट। इसलिए क्या किया गया? इसलिए हमारी धरती को समझने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए एक सबसे आसान तरीका, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में और सबसे एक्यूरेट जो जानकारी देता हो, सही जानकारी देता हो, तो उस मार्ग को अपनाया गया, है ना। तो उसके लिए क्या बनाया गया? उसके लिए एक वैज्ञानिकों ने मॉडल बनाया, ठीक है ना, मतलब भूवैज्ञानिकों ने। तो उन्होंने एक मॉडल को तैयार किया। सच ए मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ ऑन ए स्मॉल स्केल इज कॉल्ड ए ग्लोब। तो इस प्रकार
आदमी के द्वारा निर्मित पृथ्वी का वो नमूना जो छोटे स्तर पे बनाया गया है, पृथ्वी का छोटा रूप है, उसको हम लोग ग्लोब कहते हैं। तो ग्लोब को हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि ग्लोब इज़ अ मैन मेड मॉडल ऑफ द अर्थ। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब मनुष्य द्वारा निर्मित एक पृथ्वी का नमूना होता है, ठीक है ना। द फर्स्ट सच ग्लोब वाज मेड इन जर्मनी इन द ईयर 1492, और सबसे पहले जर्मनी देश में बनाया गया था 1492 ईस्वी में ग्लोब को, ठीक है ना। तो सबसे पहले ग्लोब को तैयार किया गया था जर्मनी में। अब हम लोग ग्लोब के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि ग्लोब आखिर है क्या, इसमें क्या क्या रिप्रेजेंट किया गया रहता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अ ग्लोब इज ए वर्ल्ड मैप पेस्टेड और प्रिंटेड over the surface of a hollow sphere and mounted on an axle or needle so that it can rotate freely। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब एक ऐसा मॉडल है जिस पे वर्ल्ड मैप पेस्टेड रहता है ना। दुनिया का जो नक्शा है वो पेस्टेड रहता है, वो चिपका हुआ रहता है, उसमें प्रिंटेड किया गया रहता है, और इस धरती का जो सतह है उस पर उसका प्रिंटेड किया गया रहता है, और एकदम गोल खोखले स्पेस पे। मतलब ग्लोब कैसा होता है? ग्लोब एक खोखला गोल सा एक आकार होता है, एक नमूना होता है, अंदर से वो बिल्कुल खोखला होता है, और उसके अंदर में, जैसा कि आप दाहिने साइड में अपने बुक में पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक ग्लोब का पिक्चर दिया हुआ है। तो वो ग्लोब जो ग्लोब के जो जिस स्टैंड पे वो अड़ा हुआ है, टिका हुआ है, तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि एक अर्धचंद्राकार, मतलब हाफ सर्कल के रूप में एक ऊपर में एक गया हुआ है, एक लोहे की पत्ती गई हुई है, ठीक है ना। तो वो लोहे की पत्ती जिस चीज़ पे टिकी हुई है, एक कील पे टिकी हुई है, यानी कि अंदर में क्या है? एक निडल है, एक एक्सल है जिस पे वो टिकी हुई है, और इसी से जिस पे वो क्या होता है, ग्लोब को हम लोग फ्रीली तरीके से, मतलब स्वतंत्र रूप से अच्छे तरीके से उसको घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो ये ग्लोब ऐसा होता है, ठीक है ना। तो On a globe, shape, size and relative location of continents and oceans are shown correctly। और ग्लोब पे आप क्या देखेंगे? तो ग्लोब पे आकार, आकृति और जितने भी मतलब महादेशों और महासागरों की जो लोकेशन है, उससे संबंधित जो लोकेशन है, जो उनकी स्थिति है, उस चीज़ को एकदम सही दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो ग्लोब से हमें इस चीज़ की जानकारी ज़रूर मिल जाती है कि हमारे धरती पे जो 7 महादेश हैं, 7 कंटिनेंट हैं, जिन्हें हम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। ये 7 कंटिनेंट हमारी धरती पे कहाँ स्थित है, उसका लोकेशन क्या है, तो इन सारे चीज़ों को हम ग्लोब के माध्यम से जानते हैं। और साथ ही साथ संसार में जो 4 महासागर हैं, ओशियंस हैं, इन चारों महासागरों की स्थिति को भी हम सही जान पाते हैं। In the space, the Earth rotates around its axis and it is tilted on one side। तो क्या है कि अंतरिक्ष में, है ना, स्पेस मतलब होता है अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष में पृथ्वी जो रोटेट करती है, घूमती है अपने अक्ष पे, एक्सिस मतलब होता है अपना अक्ष, अपनी धुरी, है ना। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती है, तो वो क्या है, एक साइड में थोड़ी सी टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब थोड़ी सी झुकी हुई है। जैसा कि आप ग्लोब को भी देख रहे हो कि जो ग्लोब को लगाया गया है जिस स्टैंड पे, तो वो थोड़ा सा टिल्टेड है, मतलब जैसे एकदम 90 डिग्री पे नहीं है, हल्का सा ऐसे झुका हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग ये पाओगे कि सिमिलरली ग्लोब कैन ऑल्सो बी रोटेटेड अराउंड द टिल्टेड एक्सल। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारी धरती अंतरिक्ष में थोड़ी झुकी हुई है ना, उसी तरह से ग्लोब को भी थोड़ा सा मतलब झुका के उसको बनाया गया है अपने एक्सल पे, ठीक है ना। अपना एक्सल जो होता है, उसका जो धुरी है, उस पे वो झुका हुआ है। The axle or needle of globe is same as the axis of the earth। अब जिस तरह से पृथ्वी अपने अक्ष पे जितनी झुकी हुई है, जिस तरह से अपने अक्ष पे वो घूमती है, ठीक उसी तरह से ग्लोब को भी तैयार किया गया है जो अपने अक्ष पे इस प्रकार घूमता है।
द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द एक्सिस रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल एंड द लोअर पॉइंट ऑफ द एक्सिस रिप्रेजेंट साउथ पोल। तो ग्लोब में आप देख सकते हो कि जो सबसे ऊपर का भाग है ना, टॉप भाग है, जो आप सबसे ऊपर में जहाँ एक्सिस लिखा हुआ आप देख सकते हैं चित्र में एक्सिस लिखा हुआ है, तो वो टॉप वाला जो भाग है वो क्या है, जहाँ पे वो कील लगा हुआ, जिस दूरी पे वो नाच रहा है, तो उसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और जो लोअर पार्ट है यानी कि ग्लोब का सबसे निचला भाग है ना, जहाँ पे आप लिखा हुआ है साउथ पोल, ठीक है, तो वो क्या है, वो आपका साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी पृथ्वी पे 2 ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ ग्लोब। ग्लोब की क्या एडवांटेजेस हैं, है ना, क्या उसकी मतलब विशेषता है, क्या उसका मतलब मेरिट्स है ग्लोब का, ये सब चीज़ जानेंगे। तो सबसे पहला जो ये एडवांटेज है वो मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोब्स आर वेरी यूजफुल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ज्योग्राफी इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो ग्लोब को बहुत ही मतलब उपयोगी होता है, ग्लोब को हम लोग काफ़ी यूज़फुल मानते हैं। कब, जब हम ज्योग्राफी को स्कूल में या कॉलेज में अगर सीखते हैं या पढ़ते हैं, है ना, तो स्कूल और कॉलेजों में ग्लोब ज़रूर ही रखा जाता है, क्योंकि उससे बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाने में मदद मिलती है, ठीक है। इसके बाद सेकंड है रिलेशनशिप्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन इंक्लूडिंग द लेंथ ऑफ डेज, टाइम डिफरेंसेस एंड सैटेलाइट पाथ्स कैन बी इजीली डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू ए ग्लोब। और इसके बाद क्या है, रिलेशनशिप्स मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, ठीक है ना, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो संबंध है, जो रिश्ता है, रिलेशनशिप है ना, दिन का, और जो ये डिफरेंसेज है सैटेलाइट पार्ट्स का, जैसे धरती का जो सैटेलाइट है वो चंद्रमा है, मून है ना, तो ये आसानी से ये क्या करता है, इस चीज़ को स्पष्ट करता है, ठीक है ना। मतलब ग्लोब के माध्यम से हम इस चीज़ को समझ पाते हैं कि दिन कैसे, दिन की लंबाई कैसे होती है, या सैटेलाइट के जो पाथ हैं, है ना, जो रास्ते हैं वो कैसे, मतलब सैटेलाइट के रास्ते में, और टाइम डिफरेंस, ये सब चीज़ों को हम लोग ग्लोब के माध्यम से जान पाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है 3 नंबर है द एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंसेस एंड डायरेक्शंस इज ऑल्सो करेक्ट ऑन ए ग्लोब। और इसके बाद जो दूरी का जो एक अंदाज़ा होना चाहिए, है ना, दूरी का एक अंदाज़ा और डायरेक्शंस, दिशाओं के बारे में ग्लोब पे एकदम करेक्ट जानकारी मिलती है, एकदम सही जानकारी दी जाती है। इसके बाद है कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज ऑन ए ग्लोब। और साथ ही साथ ग्लोब पे हम लोग जो महादेश है, कॉन्टिनेंट्स है या कंट्रीज़ है, देश हैं या महासागर हैं, इसको एकदम उसका साइज कैसा है, उसका एकदम करेक्ट साइज के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस तरह दिखता है, कौन सा देश किस तरह दिखता है। इसके बाद आपको पेज नंबर G15 में है, G15 में 5 नंबर जो टॉपिक है तो वो दिया हुआ है नेविगेटर्स फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ ए ग्लोब। तो जो नेविगेटर्स होते हैं, है ना, नेविगेटर्स जो कि एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि जो नाविक जो होते हैं, जो जहाज को चलाते हैं, है ना, तो वो एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जान पाते हैं 2 पॉइंट्स के बीच में। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि मुंबई से हांगकांग की दूरी कितनी है या मुंबई से लंदन की दूरी कितनी है, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ पे है, कौन सी दूरी सबसे कम होगी, ये जान पाते हैं ग्लोब के ज़रिए, ठीक है ना। तो इसके बाद एक टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब। अब लिमिटेशंस ऑफ ग्लोब का मतलब हुआ कि ग्लोब की सीमितता के बारे में, मतलब कितना तक सीमित है ग्लोब। अगर ये तो मैंने बताया आपको ग्लोब के मेरिट्स के बारे में, है ना, मेरिट्स के बारे में। अब आइए इसके क्या मतलब क्या कहते हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। तो डिसएडवांटेज हैं, ड्यू टू इट्स साइज ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी एवरीवेयर एंड एवरी टाइम फॉर ज्योग्राफिकल रेफरेंसेस। चूँकि इसका साइज क्या है, गोल होता है ना, तो इसके साइज के हिसाब से, और साइज थोड़ा बड़ा भी होता है, तो साइज के हिसाब से इसको ना डिफ़िकल्ट है हर जगह ले जाना, है ना,
जैसे हर जगह आप चाहें तो हर समय ज्योग्राफिकल रेफरेंस दिखाने के लिए, है ना, अब आप मतलब हर जगह इसको कैरी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये गोल सा है, उसको ले जाना ले आना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब कम ज़्यादा जगह छेकता है, ठीक है। ऑल्दो ग्लोब्स ऑफ वेरी स्मॉल साइज आर ऑल्सो इन यूज इन दिस डेज, यद्यपि देखा जाए तो अब तो ग्लोब्स छोटे साइज में भी आ गए हैं समझने के लिए। तो छोटे साइज वाले जो ग्लोब होते हैं उसको इन दिनों ज़्यादा यूज होता है, मतलब उसका थोड़ा सा आसान है कहीं ले जाना ले आना। हाफ पार्ट ऑफ द ग्लोब कैन बी सीन इन वन टाइम, अब ग्लोब के कभी भी हम हाफ पार्ट को ही एक समय में देख सकते हैं। जैसे बच्चों आपको मैं बता देना चाहूँगा, जैसे क्रिकेट का बॉल ही है, तो क्रिकेट के बॉल को जब आप दृष्टि डालते हैं, उसको देखते हैं, तो आपको क्या होगा, आपके अगर क्रिकेट के बॉल पे एक जगह पॉइंट लगाइए, बिंदु लगाइए, और एक दूसरे साइड में बिंदु लगाइए, और देखिए क्या दोनों बिंदुओं को एक साथ आप देख पाते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एकदम आगे पीछे लगाइएगा, ये नहीं कि दोनों इर्द गिर्द में लगा दिए। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लगाते हैं तो हम केवल आधा पार्ट ही देख सकते हैं गेंद का। ठीक उसी तरह से ग्लोब कभी भी आप हाफ पार्ट ही देख सकते हैं। इसके बाद है ग्लोब इज़ नॉट सुटेबल फॉर रिप्रेजेंटिंग वन पार्ट ऑफ द अर्थ। अब ग्लोब जो है वो सूटेबल नहीं होता है, मतलब पृथ्वी के एक हिस्से को रिप्रेजेंट करना सूटेबल नहीं होता एक हिस्से। जैसे मान लीजिए कि ग्लोब में अगर आप चाहें कि हम बिहार राज्य को देख लें, ग्लोब में अगर चाहें कि आप अपने सिवान को देख लें, ग्लोब में चाहें कि अगर आप मतलब ना कि भारत के जो 28 राज्य हैं, 28 राज्यों के मैप हम उसमें देख लें, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, छोटी जगहों को देखना पॉसिबल नहीं है। डिटेल्स लाइक स्मॉल टाउन्स एंड towns and villages, roads and railways cannot be shown on a globe of usual size। इसके बाद है कि छोटे छोटे शहर, जैसे छोटे छोटे शहर, जैसे आपका सिवान है छोटा शहर है, जैसे आपका गांव है, जैसी सड़कें हैं या रेलवेज़ हैं, ये सब आप मतलब ग्लोब पे उसका यूजुअल साइज जो है उसको आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना, उसको नहीं दिखाया जा सकता है। तो इट वुड नीड ए लार्ज साइज्ड ग्लोब, और इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी कैसा, लार्ज स्तर का ग्लोब का, मतलब बहुत बड़ा ग्लोब अगर मिलेगा तब जाकर इतनी सारी चीज़ों को दिखाया जा सकता है, यानी कि छोटे से ग्लोब में आप इतनी सारी चीज़ों को शो नहीं कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ग्लोब के बारे में जानकारी, जिसके बारे में मैंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको बताया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट में हम लोग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और इसके बाद फिर थर्ड पार्ट, इसको मैंने कई पार्ट में बांटा है, चूँकि चैप्टर बड़ा है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैंने इसे कई पार्ट में बांटा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।